हेलो फ्रेंड्स, आई एम नंदिनी। वेलकम टू आवर चैनल वाईफाई स्टडी नंदिनी, जिसमें हम बात करेंगे 1 फेब 2023 की डेली करंट अफेयर के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे इस क्लास में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रक्षा मंत्रालय के बारे में। तो देखो, रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है कि 2022 के दौरान जो एमएसएमई है उसके सामानों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है और परसेंटेज में लगभग 250% का डिफरेंस देखा गया है 2021 और 2022 के बीच में। और 2022 में 16,747 करोड़ रुपए की खरीदारी करी गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और आपको बता दें कि भारत के जो राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसने सबसे ज्यादा खरीदारी करी है एमएसएमई गुड्स की। ओके, अच्छा, ये जो खरीदारी की जाती है वो जेम प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती है। जेम प्लेटफॉर्म क्या है? जेम का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ओके, जिसका जो नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जिसको लॉन्च कर इस प्लेटफॉर्म को कब लॉन्च किया गया था? तो 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि जो भी खरीदारी होती है उसमें पारदर्शिता हो और उन उन लोगों को उन लोगों की एबिलिटी को दिखाया जाए जो लोग इस तरीके का सामान बना सकते हैं जो मिनिस्ट्रीज के या समूहों के इस्तेमाल में आ सकती हैं, है ना। तो इस उद्देश्य से किया गया था। अब इसमें जिम के माध्यम से जो बुनकर हैं, जो कोई भी सामान बनाते हैं, चाहे वो स्वयं सहायता समूह है, स्टार्टअप्स हैं, महिला उद्यमी हैं, वो या एमएसएमई है, तो वो अपने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और अपने सामानों की डिटेल के बारे में, उसकी डिटेलिंग, उसकी क्वालिटी के बारे में सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो बताते हैं। ठीक है ना। जहां से मिनिस्ट्रीज और जो भी ग्रुप खरीदना चाहता है वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनसे कांटेक्ट करके खरीद सकता है चीजों को। ठीक है। मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने नर्मदा जयंती मनाई और इसके अवसर पर उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी, लाडली बहना। क्या? कौन सी स्कीम? लाडली बहना, जिसका उद्देश्य ये है कि जो मध्य प्रदेश की गरीब महिलाएं हैं या मध्यम वर्गीय परिवार की जो महिलाएं हैं उनके खाते में हर महीने 1,000 रुपए का ट्रांसफर किया जाएगा। और जब ये आंकड़ा निकाला गया तो देखा गया कि लगभग जो मध्य प्रदेश की 65% महिलाएं हैं उनको इस स्कीम से लाभ मिलेगा। साथ ही ये जो स्कीम है मध्य प्रदेश के हर एक वर्ग की महिलाओं के लिए है, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो पिछड़ी जाति के हों, चाहे अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति के हों, है ना। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। लोकसभा में यहाँ से 29 सीटें आती हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। माधवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? माधवेंद्र सिंह को। अब ये गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर यानी जीएमसी क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, एक ये एक ऐसा क्लस्टर है, जो बंदरगाहों या समुद्री नौवान यानी समुद्र से जो व्यापार हो रहा है या समुद्र के जरिए जो आवागमन हो रहा है या जो रसद की जो प्रक्रिया है वो हो रही है ना। साथ ही जो समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए एक समर्पित संस्था के रूप में काम करेगी। कहाँ पर काम करेगी? तो गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी है, वहां पर इसका सेंटर है और वो यहीं से अपने काम को ऑर्गेनाइज करेगी। तो इसकी मेजबानी करी गई है जीएमसी के माध्यम से। और इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे या कौन सी संस्थाएं शामिल होंगी तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो भी समुद्री आवागमन, समुद्री परिवहन, समुद्री व्यापार या यहाँ से जो बंदरगाहों से रिलेटेड जो काम करते हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो इसमें शामिल होंगे। जिसकी मेजबानी कौन करेगी? जीएमसी करेगी गांधीनगर में, है ना। अच्छा देखो, जो गांधीनगर का गिफ्ट सिटी है वो भारत का पहला परिचालन स्मार्ट सिटी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र भी है। हाँ, हमें पता है कि जब हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं तो उसके बाद जो भी झांकियां हैं या भी जो भी मार्चिंग दिखाई जाती है या जो भी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें सर्वश्रेष्ठ का प्राइज देते हैं, यानी जो सर्वश्रेष्ठ है उसे हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना। तो अभी हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है 74th नंबर का।
तो इसमें अगर हम बात करें तो मार्चिंग के लिए, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग के लिए पंजाब रेजिमेंट को चुना गया है, जिस पंजाब रेजिमेंट को तीनों सेवाओं के लिए ये जो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार मिला है। और अगर राज्यों के ऊपर बात करें कि राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी थी, तो उत्तराखंड को चुना गया, फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र को रखा गया और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश को रखा गया। जहां पर उत्तराखंड मानस खंड को लेकर आया था, महाराष्ट्र 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति थीम के साथ आया था और उत्तर प्रदेश अयोध्या दीपोत्सव इस थीम के साथ में आया था। ओके, अगर हम पुलिस दल के बारे में बात करेंगे तो पुलिस दल की जो मार्चिंग टीम थी उसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया। सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। हमको ये भी पता है कि विभिन्न जो मंत्रालय है वो भी अपनी झांकियां निकालते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ जो झांकी थी वो किस मंत्रालय की थी, तो वो जनजातीय मामलों के मंत्रालय की थी, जिनका मॉडल था या जिनकी थीम थी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, है ना। और साथ ही एक नृत्य प्रस्तुत किया गया केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से, जिसकी थीम थी जैव विविधता संरक्षण और वंदे भारतम। क्या थीम थी? जैव विविधता संरक्षणम और वंदे भारतम। तो इस थीम को इस थीम की वजह से नृत्य समूह को पुरस्कार दिया गया है, विशेष यानी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह को वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये एयर मार्शल संदीप सिंह की जगह लेंगे। ठीक है, और आपको ये भी बता दें कि रूस के मास्को में जो MiG-29 अपग्रेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम थी, यानी MiG-29 के ऊपर जो टीम काम कर रही थी, उसके प्रमुख के रूप में भी मार्शल अमनप्रीत सिंह ने अपनी भूमिका निभाई थी। अच्छा, यहाँ पर सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के नाम दिए गए हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले बता दें कि जो वायुसेना दिवस है वो हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। ओके, अब देखो, न्यूजीलैंड क्रिकेट ने विश्व शीर्ष महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल पेश किए। अब आपको बता दें कि डेबी हॉकले कौन थी और ये किस तरीके का पुरस्कार है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो न्यूजीलैंड क्रिकेट जो एसोसिएशन है उसने 26 जनवरी को ऐसी घोषणा करी है कि जो भी महिलाएं क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगी उसके लिए एक वार्षिक रूप से उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर का एक मेडल दिया जाएगा, जिसका नाम रखा जाएगा डेबी हॉकले मेडल। ओके, समझ में आ गया इतना? अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो, जो डेबी हॉकले हैं वो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के लिए खेलती हैं, महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने 1979 से 2000 तक न्यूजीलैंड के लिए 118 वनडे और 19 टेस्ट खेले हैं। ठीक है, साथ ही जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम देता है उसमें हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली ये चौथी महिला क्रिकेटर हैं। पहले भी शामिल है जो महिलाएं, उसमें बेलिंडा क्लार्क हैं जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, एनिड बेकवेल हैं और राचेल हेहो फ्लिंट है जो इंग्लैंड की हैं, है ना। और चौथी महिला के रूप में हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया था। डेबी सर्वोच्च न्यूजीलैंड क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली एकमात्र महिला है जिनको ये सम्मान 1998 में मिला था। अच्छा, इसके बाद आपको बता दें कि न्यूजीलैंड उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर का भी सर रिचर्ड हैडली मेडल भी बना देता है। मतलब जो पुरुष क्रिकेट के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए सर रिचर्ड हैडली मेडल भी बनाता है। और इन दोनों की जो अहमियत होगी वो बराबर होगी, यानी डेबी हॉकले मेडल की और रिचर्ड हैडली मेडल की जो अहमियत है वो बराबर है। हाँ, प्यूमा इंडिया फुटवेयर निर्माता कंपनी है और डिजाइनर है प्यूमा इंडिया। उसने हरमनप्रीत कौर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब ये हरमनप्रीत कौर कौन है? तो ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। और यहाँ पर लिस्ट दी गई है कि
कौन कौन अभी रिसेंटली में किस किस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को ड्रोन स्टार्टअप गरुण एरोस्पेस का, संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। निखत जरीन जो हमने पढ़ा था दो तीन दिन पहले ही पढ़ा था हमने इसके बारे में कि इनको राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड के सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसून जोशी को बनाया गया है। सोनू सूद को देश के मेंटर अभियान के लिए बनाया गया है और PR श्रीजेश को केरल पर्यटन एडवेंचर के लिए बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। अब देखो हमारा जो WFI है, हम देख रहे थे कि जो WFI है उसके जो अध्यक्ष थे ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये न्यूज हमने कवर करी थी। उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। तो हमने ये पढ़ा था कि जो WFA है उसने कहा था कि वो एक समिति बनाएगा, है ना। तो और समिति बनाएगा जिसका नाम रखेगा निगरानी समिति, जो 1 महीने तक ये WFI के कामों पर निगरानी रखेगी और साथ ही अपनी रिपोर्ट देगी। तो ये समिति बन गई है जिसकी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मुक्केबाज MC मेरी कॉम को, ठीक है ना। और साथ ही आपको बता दें कि इस पैनल में और भी सदस्य हैं। वो कौन से सदस्य हैं? तो ये योगेश्वर दत्त हैं जो पहलवान हैं, साथ में पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और मिशन ओलंपिक सेल की सदस्य दीप्ति मुरगुंडे हैं। CEO भी हैं राजगोपालन, भारतीय खेल प्राधिकरण की पूर्व कार्यकारी निदेशक टीम राधिका श्रीमन भी शामिल हैं। ऋषिकेश में उत्तराखंड में ऋषिकेश पड़ता है, ओके। तो जब हम उत्तराखंड में जाते हैं और ऋषिकेश में जाते हैं तो वहां पर हम राम झूला और लक्ष्मण झूला देखते हैं, ठीक है ना। तो लक्ष्मण झूला काफी पुराना हो गया है, लगभग 90 साल पुराना है और ये यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं रहा है। तो लक्ष्मण झूला के ही पैरेलल एक झूला बनाया जा रहा है जिसका नाम रखा जाएगा बजरंग सेतु, मतलब एक ब्रिज बनाया जाएगा। किस तरीके का ब्रिज है ये? तो सस्पेंशन ब्रिज है और इस सस्पेंशन ब्रिज का नाम रखा जाएगा बजरंग सेतु, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये जुलाई 2023 तक पूरा हो जाएगा और इसमें 67 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और आपको बता दें कि ये जो सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु बनेगा, ये एशिया का दूसरा और भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज बनकर तैयार होगा। 31 जनवरी 2023 को वित्त मंत्री द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक अनुमानों के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को प्रस्तुत किया गया। देखो मैं आपको कुछ थोड़ा सा आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है आर्थिक सर्वेक्षण और कब से किया जा रहा है और इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं, भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में क्या क्या बताया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। तो देखो जो ये आर्थिक सर्वेक्षण है ये वित्त मंत्रालय यानी जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है इसके द्वारा कराया जाता है और इसका एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है मुख्य आर्थिक सलाहकार, है ना। वो डिपार्टमेंट इस पूरे सर्वेक्षण को कराता है और उसकी देखरेख में ही ये सारा सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। अब इसके बाद ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा हर साल सर्वेक्षण कराया जाता है और बजट के एक दिन पहले इसको प्रस्तुत किया जाता है। यानी अगर 1 फेब को बजट है तो 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या चीजें देखी जाती हैं? तो इसमें जो आर्थिक प्रगति हुई है हमारे देश में और हमने किस तरीके का विश्व के लेवल पर प्रदर्शन किया है आर्थिक क्षेत्र में, उसका लेखा जोखा एक तरीके से होता है। तो इसमें अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी प्रकार के आंकड़े पेश किए जाते हैं और जो प्रमुख घटक हैं अर्थव्यवस्था के, जैसे महंगाई दर है, बुनियादी ढांचा है, कृषि है, विदेशी मुद्रा भंडार है, और इन सब के बारे में विशेष रूप से चर्चा की जाती है। और साथ ही हमारे देश में जो आर्थिक चुनौतियां हैं वो किस तरीके की हैं और किस तरीके से उनसे हम जूझ रहे हैं और कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके बारे में भी प्रॉपर विवरण दिया जाता है। अब इसका आर्थिक सर्वेक्षण का इतिहास पढ़ लेते हैं। तो देखो हमारे देश का जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था वो 50 और 51 में हुआ था, यानी 1950 और 51 में हमारे देश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था, ठीक है ना। 1964 से पहले जो ये आर्थिक सर्वेक्षण है ये बजट में ही पेश होता था, यानी जिस दिन बजट होता था उसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण को भी पेश किया जाता था। लेकिन 1964 में इसको बजट से अलग कर दिया गया और बजट के एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाता है और उसके बाद 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, ठीक है। इस सर्वेक्षण को 2 पार्ट में बांटा गया है।
पहले पार्ट में जो भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन है प्रेजेंट में, उसको डिटेल में बताया जाता है, और दूसरा जो पार्ट है उसमें जो बुनियादी आर्थिक जरूरतें हैं या जो चीजें बुनियादी हैं, जैसे गरीबी है, स्वास्थ्य है, जलवायु परिवर्तन है, मानव विकास सूचकांक है, इन मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अब हम जो अभी ये बजट पेश, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे, और ये जो सारे तथ्य हैं वो पीआईबी प्रेस रिलीज के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, अब आर्थिक सर्वेक्षण का सारांश क्या है, तो देखो, सबसे पहले ये कहा गया है कि 23-24 में जो जीडीपी की विकास दर है वो 6 से 6.8% रहेगी, है ना, और रहेगी, और इसके साथ साथ में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है और जो राजनीतिक घटनाक्रम होंगे पूरे विश्व में और भारत में, तो उसका इस पर प्रभाव पड़ सकता है या पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो, साथ ही जो अर्थव्यवस्था की विकास दर है वो 2023 के समाप्त होने पर 7% रहने का अनुमान है, और जबकि पिछले वर्ष कितना था, ये विकास दर 8.7% था। यानी जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि का विकास दर है या विकास दर होगी, वो कितनी होगी, 7% होगी, लेकिन पिछले साल ये कितनी थी, 8.7% थी। ओके, आर्थिक सर्वेक्षण का सारांश पीआईबी प्रेस रिलीज के माध्यम से हम दे रहे हैं आपको। देखिए, अब क्या है कि आरबीआई ये अनुमान लगा चुकी है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए जो महंगाई की दर है वो 6.8% रहेगी, जो इसके लक्ष्य सीमा से अधिक है। यानी जो लक्ष्य सीमा निर्धारित की गई है वो कम है, लेकिन महंगाई की दर ज्यादा है, ज्यादा हो जाएगी, 6.8% रहेगी। इसके बाद ये कहा गया कि 2022 में हमने देखा कि जो निर्यात की गई चीजें हैं, यानी भारत ने जिन चीजों का निर्यात किया है वो ज्यादा किया है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है वित्त मंत्रालय के द्वारा कि 2023 में जो स्टार्टिंग का जो 6 महीना है उसमें प्रोडक्शन ज्यादा होगा, यानी उत्पादन की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ेगी, है ना, और साथ ही जो निजी खपत है उसका जीडीपी में योगदान है वो भी बढ़ेगा। निजी खपत का मतलब जो जो प्राइवेट सेक्टर में काम हो रहा है या प्राइवेट रूप से जो खपत की जा रही है, उसमें जो वृद्धि है वो 58.4% रहेगी। अच्छा, इसके अलावा जो विश्व व्यापार संगठन है उसका जो अनुमान है उसको भी इसमें बताया गया है ना। तो विश्व व्यापार संगठन का अनुमान है कि जो वैश्विक व्यापार है उसकी वृद्धि 2022 के 3.5% थी 2022 में, और 2023 में ये कितना रह जाएगा, 1% रह जाएगा। ये किसका अनुमान है, ये विश्व व्यापार संगठन का अनुमान है, और इस बात को भी आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है। जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई मिशेल योह बनी हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मिशेल योह कहाँ की हैं, तो ये देखो, ये हांगकांग की अभिनेत्री हैं जो 60 साल की हैं, और इनको कोको ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेट किया गया है। इनको किसके लिए, 2023 के ऑस्कर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया है, और ये एशिया की पहली एक्ट्रेस हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर के लिए। इनकी कौन सी मूवी के लिए किया गया है, तो फिल्म एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में अभिनय हेतु। ठीक है ना। अच्छा, इनको गोल्डन ग्लोब के भी अवार्ड मिले हैं, है ना। अच्छा, साउथ की जो एक्ट्रेस थी जिनका नाम था जमुना जे, उनका निधन हो गया है। अच्छा, ये इनका ये 1989 में जो राजमुंदरी संसदीय क्षेत्र है वहां के पहले ये सांसद रह चुकी हैं। साथ में आपको बता दें कि इनका 27 जनवरी को निधन हुआ हैदराबाद में, है ना, और इनको ये काफी समय से बूढ़ी हो गई थी और काफी समय से बीमार थी। इनका जन्म 1936 में कर्नाटका के हम्पी में हुआ था, और इन्होंने स्टेज कलाकार के रूप में अपनी जो जो अभिनय की प्रक्रिया है उसको स्टार्ट करी थी एज अ स्टेज कलाकार। इस वीडियो में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए।
इस वीडियो में इतना ही। साथ में ही आपको बता दें कि जो हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उसके माध्यम से जो भी कंटेंट है जो मेरे द्वारा दिया जा रहा है उस कंटेंट को वहां से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए वाईफाई स्टडी विद नंदिनी में। थैंक यू सो मच।